हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 9 है दैट इज़ जर्नल एंट्री, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है गाइस, लास्ट वीडियो में हमने आपकी जो बुक है डीके गोयल की, उसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 का ए और 15 का बी हमने किया था। आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा, और जो भी जर्नल एंट्रीज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में, वो आपको समझ में आया होगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ठीक है, और इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या होती है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा कि पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, पहला दिया हुआ है, कह रहा कि प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000 एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है, एंड मशीनरी कॉस्टिंग ₹3 lakhs एट द रेट ऑफ 10%। देखो गाइज, अगर आपको याद हो तो जब मैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बेसिकली डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। फिर भी मैं ब्रीफ में बता देता हूँ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। देखो गाइस, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, ठीक है, जितनी भी फिक्स असेट्स होती हैं, याद रखना, जितनी भी फिक्स्ड असेट्स होती हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू में जो फॉल आता है, ठीक है, जो कमी आती है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब किसी भी जो फिक्स असेट्स होती है, मतलब कोई भी फिक्स असेट जो होती है, उनकी वैल्यू में फॉल क्यों आता है, तो बहुत सारे रीज़न है। जैसे पासेज ऑफ टाइम, जैसे मान लो आपके पास कोई फिक्स असेट्स है, ठीक है, जैसे मान लो आप एक नया फ़ोन लेकर के आए और उसको आप अपने पास रखे हैं, मान लो डब्बे से निकाले भी नहीं, उसको रखें, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, और साल 2 साल तक आप उसको रखे रह गए, तो आपको क्या लगता है, जितने में आप लाए थे अब साल भर बाद उतने में बिक जाएगी? नहीं बिकेगी, है ना। अगर कोई भी फ़ोन आपने 20,000 में लाया था, तो साल भर बाद भले उसको आपने यूज़ नहीं किया है, ठीक है, आपने बस टाइम पास किया है, 1 साल आपने उसको अपने पास रखा है, तो इस वजह से क्या होगा, उसकी वैल्यू में फॉल आ जाएगा। अब वो 20,000 की नहीं बिकेगी, है ना, 20,000 से कम में ही बिकेगी, 15,000 10,000 जितने में बिके, ठीक है, मतलब 20,000 से कम में बिकेगी, तो उसकी वैल्यू में जो फॉल आया, ठीक है, वो फॉल क्या कहलाएगा, वो फॉल कहलाता है अकाउंटिंग की भाषा में, ठीक है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। इसके अलावा दूसरा रीज़न हो सकता है, जैसे मान लो आप कोई भी असेट्स लाए, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और किसी वजह से उसमें कोई भी एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, टूट फूट गई, वो आपके हाथ से गिर गया, ठीक है, मतलब कोई भी एक्सीडेंटल डैमेज हो जाता है, तो भी उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू में फॉल आ जाता है। मान लो आपने एक नया फ़ोन ख़रीदा और आपके हाथ से छूट गया और उसका जो स्क्रीन है वो टूट गया, तो क्या अब उतने में बिकेगा? भले आपने अभी जस्ट ही खरीदा था, नहीं, उतने में नहीं बिकेगा, है ना, तो उसकी वैल्यू में फॉल आ जाएगा, तो उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसके अलावा बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से किसी भी फिक्स असेट्स की वैल्यू में फॉल आता है। तो बेसिकली आपको क्या समझना है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जितनी भी फिक्स असेट्स होती हैं उनकी वैल्यू में फॉल आ जाना, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और जो डेप्रिसिएशन होता है गाइस, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस माना जाता है। क्या माना जाता है, याद रखना, डेप्रिसिएशन का जो नेचर होता है ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, ठीक है। अच्छा, तो जिस असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है, तो इससे क्या होगा, उस असेट्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। जैसे यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, पहले पॉइंट में कह रहा कि प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, यानी जो फर्नीचर है उस पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, मतलब कि चार्ज करना है, और फर्नीचर की कॉस्ट है 50,000, और कह रहा कि डेप्रिसिएशन जो लगाना है वो 10% का लगाना है। तो 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000। इसका मतलब जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू में 5,000 से फॉल आ रहा है, 5,000 से फॉल आ रहा है। तो ये 5,000 का जो फॉल है गाइस, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर देखो आगे कह रहा है कि एंड मशीनरी कॉस्टिंग ₹3 lakhs, यानी बिजनेस के पास एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 3 लाख रुपया, उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 3 लाख का 10% कितना होता है, 30,000, ठीक है। तो इसका मतलब जो मशीन है उसकी वैल्यू में 30,000 का फॉल आ रहा है, ठीक है। तो ये फॉल जो आ रहा है इसको क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। अब इसकी एंट्री कैसे आप पास करोगे, तो देखो अभी मैंने क्या कहा कि जो डेप्रिसिएशन होता है ये बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का बढ़ना हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस है ना। तो डेप्रिसिएशन को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और क्रेडिट कितने से करेंगे,
क्रेडिट किसको करेंगे, एक तो फर्नीचर को करेंगे। ये थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पे इसको इग्नोर करो, ये गलत लिखा हुआ है। देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो गया, क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि ये एक्सपेंस है बिजनेस का। और क्रेडिट किसको करेंगे, एक तो फर्नीचर पे लगाया गया था, ठीक है, फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन आया था वो कितना आया था 5000, इसको आप क्रेडिट में दिखाओगे 5000, यानी फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 5000 से क्या कर रही थी, फॉल कर रही थी। भाई 50,000 उसकी कॉस्ट थी फर्नीचर की, 10% का डेप्रिसिएशन लगाया गया, तो 50,000 का 10% कितना होता है 5000, यानी जो फर्नीचर की वैल्यू है वो 5000 से फॉल कर रही है। और फर्नीचर क्या है, फर्नीचर का नेचर क्या है, असेट्स है, और असेट्स की वैल्यू में अगर फॉल आता है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ये बात आपको पता है। इसी तरीके से मशीन पे भी 10% का डेप्रिसिएशन लगाना था, और मशीन की जो वैल्यू थी वो कितना थी गाइस, मशीन की वैल्यू थी 3 लाख रुपया, है ना, 3 लाख रुपीज़, और उस पर भी 10% का डेप्रिसिएशन लगाना था। तो 3 लाख का 10% कितना होता है, 30,000 होता है। तो ये भी आप क्रेडिट में दिखाएंगे, है ना, क्योंकि 30,000 से मशीन की वैल्यू क्या हो रही है, फॉल हो रही है। तो मशीन यानी कि एसेट है, एसेट की वैल्यू में फॉल आ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टोटल फॉल कितना हुआ, देखो 5,000 का फॉल फर्नीचर में आया और 30,000 का फॉल मशीन की वैल्यू में आया, ठीक है। तो टोटल फॉल कितना हो गया 35,000। तो डेबिट में आप दिखाओगे 35,000 डेप्रिसिएशन के सामने, ठीक है, याद रखना। तो गाइस आप समझ गए होंगे, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। डेबिट में आएगा डेप्रिसिएशन के सामने 35,000, और क्रेडिट में फर्नीचर के सामने आप क्रेडिट में दिखाओगे 5,000, ठीक है, और मशीनरी के सामने आप दिखाओगे 30,000 रुपया। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 35,000, ठीक है, जिसमें से फर्नीचर की वैल्यू में फॉल आया 5,000 का, और मशीनरी की वैल्यू में फॉल आया 30,000 का। समझ गए, फिर से समझा रहा हूँ। देखो डेप्रिसिएशन को यहाँ पे हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये क्या होता है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। फर्नीचर को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू 5,000 से फॉल कर रही है, मतलब डिक्रीज़ हो रही है। फर्नीचर एक असेट है, असेट का डिक्रीज़ होना क्रेडिट करते हैं। मशीनरी की वैल्यू को क्यों क्रेडिट किया, यानी मशीनरी अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया, तो मशीनरी की वैल्यू में भी फॉल कितने का आया था 30,000 का। तो मशीन भी एक असेट है, असेट की वैल्यू में फॉल आएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ये बात आपको पता है ना। तो एंट्री बन जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। और नरेशन हो जाएगा बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, यानी हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया फर्नीचर और मशीनरी के ऊपर। तो आई होप आपको पहली ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी, आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, रिवाइज हो गया होगा कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है और उसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, है ना, फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में जो फॉल होता है उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड कह रहा कि रिसीव्ड कैश 40,000 फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। देखो बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। बैड डेट्स का मतलब होता है जब हम किसी भी कस्टमर को उधार सामान बेचते हैं और वो कस्टमर अगर हमें पेमेंट नहीं करता है, ठीक है, पेमेंट हमेशा के लिए नहीं करता है, तो हम उससे बैड डेट्स मान करके उसको एक्सपेंस ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि रिसीव्ड कैश 40,000 फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, मतलब कोई डेटर रहा होगा जिसको हमने 40,000 का सामान उधार दिया था और उसने हमें पैसा नहीं दिया, तो हमने ये मान लिया कि ये पैसा हमारा डूब गया, ठीक है, हमने ये मान लिया था कि ये 40,000 रुपया पूरा का पूरा हमारा डूब गया। लेकिन ये क्या हुआ कि मान लो करंट ईयर में वो मान लो पिछले साल डूबा हुआ था और इस साल वो बंदा हमसे मिला और हमसे कहा कि भैया ये आप 40,000 अपना ले लीजिए, मतलब जो डूबा हुआ पैसा था वो हमको आज मिल जा रहा है, ठीक है। तो अगर हमको मिल रहा है तो इसका मतलब हमारे पास कैश आएगा, है ना। तो हम यहाँ देखो सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि जो पैसा हमारा डूब गया था 40,000 वो हमें अब रिसीव हो रहा है कैश के फॉर्म में, तो कैश हमारा इंक्रीज करेगा, कैश असेट है, असेट का बढ़ना डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 40,000 से, और टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अब ये हमारे लिए रेवेन्यू हो जाएगा, है ना। जो पैसा डूब गया था वो अब हमको मिल रहा है, तो ये हमारे लिए अब क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा, और रेवेन्यू का बढ़ना क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड, यानी जो पैसा हमारा डूब गया था वो रिकवर्ड हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको सेकेंड एंट्री भी समझ में आ गई होगी। चलो इसके बाद थर्ड देखते हैं। थर्ड के केस में कह रहा है कि अजय सिंह वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने डेट को पे कर पाएँ, ठीक है। कह रहा ही ओड ₹18,000 और उसने 18,000 रुपया हमसे लिया था। नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, और कह रहा कि उससे कुछ भी मतलब एक भी पैसा उससे रिकवर नहीं हो पाया, मतलब कि सारा का सारा पैसा डूब गया।
तो डूब गया मतलब ये बैड डेट हो गया, और अगर ये बैड डेट हो गया तो ये बिजनेस का क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट करते हैं, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कर देंगे 18,000 से। और क्योंकि अजय सिंह से अब पैसा मिलेगा ही नहीं, तो अभी हमारे बिजनेस के डेटर भी नहीं रह जाएंगे, है ना, तो इनको हटाना पड़ेगा। और डेटर अगर हटा रहे हैं मतलब डेटर को डिक्रीज कर रहे हैं, तो डेटर एक असेट होता है, असेट का डिक्रीज होना क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे टू अजय सिंह को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और नरेशन लिख देंगे बीइंग अमाउंट ऑफ ₹18,000 एज बैड डेट्स, यानी जो 18,000 रुपया अजय सिंह से को हमने दिया था वो पूरी तरीके से डूब गया, ठीक है। अब उनसे मिलना इम्पॉसिबल है, मतलब कि मिलेगा ही नहीं, इसलिए हम इसको बैड डेट्स अकाउंट में डाल दे रहे हैं, ठीक है। समझ गए? हाँ सर समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि ₹2 lakhs फॉर वेजेस एंड ₹37,500 फॉर सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि हमने सामने वाले से बेनिफिट ले लिया है लेकिन अभी उसका पेमेंट नहीं किया है। तो मैंने बताया था कि अगर हम बेनिफिट, हम का मतलब बिजनेसमैन, अगर बिजनेसमैन किसी से भी, चाहे कोई मजदूर हो या कोई इम्प्लाई हो, अगर उससे बेनिफिट ले लिया गया है तो वो बिजनेस का खर्चा माना जाएगा, डजेंट मैटर कि पेमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि बेनिफिट ले लिया गया है तो वेजेज और सैलरी ये दोनों बिजनेस का क्या माना जाएगा, एक्सपेंस माना जाएगा। और एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। तो वेजेस अकाउंट डेबिट कितना था, 2 लाख रुपया। सैलरीज अकाउंट डेबिट कितना था, क्या नाम है, 37,500, ठीक है। अब यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे, टू कैश तो नहीं कर सकते क्योंकि पेमेंट अभी हुआ ही नहीं है, तो कैश भी कम नहीं हुआ होगा। अभी पेमेंट करना है, करने का मतलब लाइबिलिटी है, एक लाइबिलिटी है बिजनेस के ऊपर, ठीक है, कि अभी वेजेस का पेमेंट करना है और सैलरी का पेमेंट करना है। तो मैंने बताया था ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। अगर हम आपसे बेनिफिट ले लेते हैं, यानी सामने वाले से बेनिफिट ले लेते हैं, उसका पेमेंट हम अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे, तो दैट मीन्स वो मेरे लिए एक ऑब्लिगेशन है, बिजनेस के लिए एक ऑब्लिगेशन है, मतलब कि एक लाइबिलिटी है, इन फ्यूचर उसे पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, ठीक है, वेजेस नाम की और सैलरी नाम की। तो हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे 2 आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट और 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, 2,37,500, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग वेजेज एंड सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग, यानी वेजेज एंड सैलरी का आउटस्टैंडिंग है जिसको अभी बाद में भविष्य में पेमेंट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको फोर्थ पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में कह रहा कि परचेज फर्नीचर फॉर ₹60,000 फॉर द प्रोपराइटर। देखो जो मालिक है, जो प्रोपराइटर है, वो अपने लिए फर्नीचर ले रहा 60,000 का एंड पेड द अमाउंट बाई चेक, और उसका पेमेंट चेक से कर रहा। अब सुनो, ये बिजनेस अपने लिए तो ले नहीं रहा फर्नीचर, है ना, बल्कि ये प्रोपराइटर ले रहा, ओनर ले रहा है। तो अगर ओनर ले रहा तो ये उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो हम इसे क्या ट्रीट करेंगे, ड्राइंग्स। तो देखो फिफ्थ एंट्री में करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और क्योंकि पेमेंट चेक से हुआ है तो चेक की पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा, तो बैंक बैलेंस कम होगा, और बैंक कम हो रहा है मतलब असेट कम हो रहा है, और असेट कम होना क्रेडिट करते हैं, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 60,000 डेबिट में और 60,000 क्रेडिट में। नरेशन हो जाएगा बीइंग परचेज्ड फर्नीचर फॉर प्रोपराइटर, मतलब जो प्रोपराइटर है उसने अपने लिए फर्नीचर खरीदा, ठीक है। तो आई होप आपको फिफ्थ पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलो समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि सिक्स्थ पॉइंट कह रहा कि प्रोवाइड 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹20 lakhs, मतलब 20 लाख रुपया ओनर ने लगाया था। कैपिटल क्या होता है, जो पैसा ओनर लगाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओनर है वो 20 लाख रुपया बिजनेस में लगाया था। अच्छा एक बात बताओ, अगर यही 20 लाख रुपया ओनर बिजनेस में ना लगा करके बैंक में जमा कर देता तो बैंक वाला क्या देता, इंटरेस्ट देता। इस बात से सहमत हो? तो उसी तरीके से, जिस तरीके से ओनर अगर ये पैसा बैंक में जमा करता तो बैंक वाला ओनर को इंटरेस्ट देता, उसी तरीके से बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों आपस में क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो जो पैसा ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस की ये लाइबिलिटी होती है कि वो क्या करे, ओनर के द्वारा जो पैसा लगाया गया है बिजनेस में उस पर उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करे, ठीक है। और क्योंकि बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है, याद सोचना ध्यान से, बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है तो बिजनेस के नज़रिए से क्या होगा, एक्सपेंस होगा या रेवेन्यू होगा, सर एक्सपेंस होगा क्योंकि बिजनेस पे करेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे इसकी एंट्री हम करेंगे 6 पॉइंट की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि ये इंटरेस्ट कौन पे करेगा, बिजनेस पे करेगा। तो हम अकाउंटिंग किसके करते हैं, बिजनेस की करते हैं। तो अगर आप बिजनेस के नज़रिए से सोचो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट करना बिजनेस के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। और ये पैसा किसको देना है, मालिक को देना है। तो अगर कोई भी पैसा मालिक को देना होता है तो उसे कैश नहीं दिया जाता, बल्कि उसके कैपिटल को इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब जो इंटरेस्ट देना है वो क्या करेगा,
करेगा, वो उसके कैपिटल को बढ़ा देगा। तो देखो 20 लैक्स उसने लगाया था, है ना, और इंटरेस्ट कितना देना, 8%। तो 20 लैक्स का अगर आप 8% निकालोगे, इसका 8% निकालोगे तो ये आ जाएगा 1,60,000 रुपया, ठीक है। तो ये 1,60,000 क्या करेगा, ओनर के कैपिटल को बढ़ा देगा, ठीक है। और अगर ओनर का कैपिटल बढ़ रहा है तो कैपिटल का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया गया। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,60,000 डेबिट में और 1,60,000 क्रेडिट में। नरेशन हो जाएगा बीइंग प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% ऑन ₹20 लैक्स। तो 20 लाख का आप 8% निकालोगे तो 1,60,000 ही आएगा, आप निकाल के चेक कर लेना, ठीक है। चलो इसके बाद लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 16 का। देखो लास्ट में कह रहा कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹8,000। हम यहाँ देखो ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट करके दे दिया, आपको निकालना भी नहीं है, मतलब कि रेडीमेड निकाल के दिया हुआ है। अब सुनो, ड्राइंग कौन करता है सर, ओनर करता है। तो अगर ओनर करता है तो ओनर, जैसे मान लो आप बैंक से अगर पैसा लोन लेते हो तो बैंक वाला क्या करता है, आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, है ना, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। उसी तरीके से ओनर अगर अपने बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज़, तो बिजनेस क्या करता है, ओनर के ऊपर इंटरेस्ट लगाता है, चार्ज करता है। और जब बिजनेस इंटरेस्ट लेगा ओनर से तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्रेडिट किए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि ये बिजनेस के लिए रेवेन्यू है। रेवेन्यू क्यों है, क्योंकि ये पैसा ओनर से लेना है। कौन लेगा, बिजनेस लेगा। तो अगर बिजनेस लेगा तो ये बिजनेस के लिए रेवेन्यू कहलाएगा, ठीक है। और जो भी इंटरेस्ट लगता है ड्राइंग्स पर, वो ड्राइंग्स को बढ़ा देता है, ठीक है, ड्राइंग्स को बढ़ा देता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको बढ़ाया था, कैपिटल को, तो हमने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको बढ़ाएगा, ड्राइंग को। और ड्राइंग का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि ड्राइंग का नेचर क्या होता है, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, कितना, 8,000, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अच्छा समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। अब इसका आप टोटल करेंगे तो टोटल आप जर्नल आएगा 5,58,500 डेबिट में और 5,58,500 क्रेडिट में। आइए एक बार आंसर चेक करते हैं क्या यही बुक में भी आया है। तो हाँ देखो यहाँ पे टोटल दिया है 5,58,500, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया होगा गाइस। आइए इसके बाद छोटा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा कि पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले नवंबर 5 को कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 एंड स्पेंट ₹4,000 फॉर देयर कैरीज। कैरीज का मतलब होता है भाड़ा। देखो जब हम कहीं दूर से गुड्स परचेज करते हैं तो उसको अपने शॉप तक लाने में, दुकान तक लाने में कुछ भाड़े, मान लो गाड़ी से लेकर के आ रहे हैं वो सामान, तो भाड़ा देना पड़ेगा, है ना। तो वही कह रहा कि 50,000 का गुड्स परचेज किया गया और उसको लाने में 4,000 का भाड़ा देना पड़ा, ठीक है। तो याद रखना, अगर हम कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हैं और उस पर अगर हम वो भाड़ा देते हैं, ठीक है, कैरीज देते हैं या कॉटेज लिखा रहता है, अगर ये पेमेंट करते हैं तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है और उसको हम सेपरेटली क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। देखो इसकी एंट्री अगर मैं आपको बताऊं जर्नल एंट्री, तो डेट में सबसे पहले नवंबर 5 को देखो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि परचेज का नेचर क्या होता है गाइस, एक्सपेंस होता है ना। एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है, कितना, 50,000। और जो खर्चा करना पड़ा 4,000 का, जो कैरीज यानी कि जो भाड़ा हमें पेमेंट करना पड़ा, ये भी तो खर्चा है बिजनेस का, तो इसको हम अलग से डेबिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, याद रखना। तो कैरीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4,000 और इन दोनों की पेमेंट कैश से हुई है तो टू कैश अकाउंट, यानी बिजनेस से कैश डिक्रीज होगा। कैश डिक्रीज होने का मतलब असेट डिक्रीज होगा, है ना। और असेट का डिक्रीज होना हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो 50,000 गुड्स का और 4,000 कैरीज का, तो टोटल कितना खर्चा हो जाएगा, कितना पेमेंट होगा, 54,000 यानी कि 54,000। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड कैरीज पेड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। पहली एंट्री कोई बड़ी डील नहीं है, आसान है। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 10 नवंबर को कह रहा कि परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश ₹3 lakhs एंड स्पेंट ₹20,000 फॉर इट्स कैरीज। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक नई मशीन खरीदी जा रही है और उस नई मशीन को फैक्ट्री तक लाने में 20,000 का खर्चा किया जा रहा है। तो सुनो एक बात ध्यान से, अगर कभी भी आप कोई नई मशीन खरीदो या कोई भी पुरानी मशीन खरीदो, ठीक है,
याद रखना मैंने क्या क्या, आप अगर कोई भी नई मशीन खरीदो या कोई पुरानी मशीन खरीदो, मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हो और उसको मार्केट से दुकान तक यानी कि फैक्ट्री तक लाने में उस पर जितना भी खर्चा किया जाता है वो सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की खास बात ये होती है, उसको हम सेपरेटली डेबिट नहीं करते, बल्कि उसको हम उस पर्टिकुलर असेट्स की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं जिस असेट्स पर वो खर्चा किया जाता है। जैसे कि यहाँ मशीन पर खर्चा किया गया तो हम यहाँ पे कैरीज को अलग से डेबिट नहीं करेंगे, मतलब ये जो कैरीज का 20,000 का खर्चा हुआ ये मशीन की कॉस्ट में ही ऐड कर दिया जाता है। इस तरह के खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो आइए देखिए इसकी एंट्री क्या होगी। नवंबर 10 को मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर यहाँ तो आपने कैरीज को डेबिट किया था अलग से 4,000, तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो देखो मैं बता दूँ, यहाँ पे आपने गुड्स परचेज किया था और गुड्स बार बार परचेज किया जाता है तो भाड़ा भी बार बार देना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब वो खर्चा जो रेकरिंग नेचर का होता है, जो बार बार होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई भी मशीन खरीद रहे हो उसको लाने में भाड़ा दे रहे हो तो अब मशीन कोई बार बार तो नहीं खरीदेगा भाई, गुड्स तो आज खरीदे कल भी खरीदेंगे, एक महीने बाद भी खरीदेंगे, है ना। साल भर में बहुत बार हम क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं। लेकिन क्या मशीनरी हर महीने या हर साल खरीदी जाती है? नहीं, ठीक है। तो ये खर्चा रेकरिंग नेचर का नहीं होता, मतलब मशीन को परचेज करने में जो हम कैरीज पे करते हैं वो बार बार नहीं होता, वो नॉन रेकरिंग होता है, ठीक है। इसीलिए उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं और इसीलिए उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो उसको हम उस पर्टिकुलर जो असेट्स होती है उसी में ऐड करके दिखा देते हैं, उसको अलग से कैरीज अकाउंट जैसे यहाँ पे डेबिट किया, ठीक है, सेपरेटली, मतलब हम उसको कैरीज अकाउंट ओपन करके नहीं दिखाते हैं। बात समझ रहे हो? तो याद रखना, अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो अलग से कैरीज अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा यानी कि नॉन रिकरिंग का नेचर का कोई खर्चा होगा तो उसे हम उस पर्टिकुलर असेट्स की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं जो असेट्स परचेज की जाती है। जैसा कि यहाँ पे मशीन परचेज किया गया और मशीन को लाने में 20,000 का भाड़ा दिया गया, तो एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो 3 लाख की मशीन थी, 20,000 का कैरीज लगा था, ठीक है। तो 20,000 का जो कैरीज लगा वो मशीन की कॉस्ट में ही ऐड कर लिया जाएगा और ये माना जाएगा कि मशीन कितने की है, 3,20,000 की है। बात समझ गए? ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग परचेज्ड मशीनरी एंड कैरीज पेड, ठीक है, 3,20,000 रुपया। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 15 नवंबर, कह रहा पेड बाई चेक ₹2 लाख फॉर सीमेंट, ₹1 लाख फॉर टिम्बर एंड 50,000 एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब ये देखो जो खर्चे हो रहे हैं ना, 2 लाख रुपया का जो चेक दिया गया है सीमेंट के लिए, 1 लाख टिम्बर के लिए, 50,000 वेजेस मजदूरी का, ये सब किससे रिलेटेड है? बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्योंकि ये सभी खर्चे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो इसे भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, यानी ये सारे खर्चे बिल्डिंग की ही कॉस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं, आ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी नवंबर 15 को बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और क्योंकि पेमेंट चेक से हुआ है तो टू बैंक अकाउंट, और सारे खर्चों को आप जोड़ लीजिए तो सारे खर्चे जोड़ करके हो जाएंगे 3,50,000 डेबिट में और 3,50,000 क्रेडिट में। समझ में आ गया? और नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी जितने भी खर्चे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए हैं सब बिल्डिंग की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी खर्चे कैसे हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है। चलो इसके बाद 17 को देखो, कह रहा है इसको ध्यान से समझना, कह रहा परचेज्ड एन ओल्ड मशीनरी। अब कुछ लोगों को लगेगा यार ये तो पुरानी मशीनरी है तो ये तो रेवेन्यू नेचर का खर्चा होना चाहिए। नहीं, ओल्ड मशीनरी फॉर ₹2 लाख एंड स्पेंड 25,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर्स। मैंने क्या कहा, चाहे आप कोई नई मशीन खरीदो या आप कोई पुरानी मशीन खरीदो, ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम आप कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हो, कोई भी चीज़ का मतलब कोई असेट परचेज कर रहे हो और उस पर कुछ भी खर्चा किया जा रहा है उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, चाहे वो रिपेयर का हो, वेजेस का हो या इंस्टॉलेशन का खर्चा हो, जितने भी खर्चे किए जा रहे हैं, चाहे वो कैरीज का खर्चा हो, ठीक है, वो सभी खर्चे क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की खास बात क्या होती है? वो उस पर्टिकुलर असेट्स की कॉस्ट में ऐड कर दिया जा रहा है जिस असेट्स पर वो खर्चा किए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे खर्चा किस पे हो रहा है? मशीन पर, तो सारे खर्चे मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो 17 नवंबर को एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और जो 25,000 रुपये का खर्चा हुआ है अलग से इंस्टॉलेशन का, वो भी मशीन की कॉस्ट यानी कि 2 लाख में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,25,000 एंड 2,25,000, ठीक है। नरेशन हो जाएगा, बीइंग अमाउंट पेड फॉर मशीनरी। बात समझ गए? हाँ सर समझ गया। चलो लास्ट एंट्री देखो आज के क्वेश्चन की।
लास्ट एंट्री में कह रहा कि पेड ₹21,500 फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीनरी। अब यहाँ लिखा सम अदर मशीनरी, इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस के पास कोई एग्जिस्टिंग मशीन है, कोई पुरानी मशीन है, उस पर रिपेयर का खर्चा किया गया। ठीक है, अब देखो ये मार्केट से नहीं खर्चा किया जा रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई पुरानी मशीन खरीदी जा रही, नहीं, पहले से ही बिजनेस के पास कोई मशीन थी, पुरानी मशीन थी, उस पर रिपेयर कराया गया। ठीक है, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, तो इस खर्चे को बोलेंगे क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसके लिए हम रिपेयर अकाउंट ही ओपन करेंगे, ना कि मशीन अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 21,500 एंड 21,500। नरेशन हो जाएगा बीइंग पेड फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ रहा। अगर देखो कोई भी पुरानी मशीन या नई मशीन अगर आप फर्स्ट टाइम उसको परचेज करते हो, तो उस पर सारा जितना भी खर्चा आप कर रहे हो, कैरीज का हो गया, इंस्टॉलेशन का हो गया, ठीक है, या जितने भी खर्चे किए जा रहे हैं वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, वो सभी खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। लेकिन अगर बिजनेस के पास कोई एग्जिस्टिंग मशीन है, कोई पुरानी मशीन है, उस पर रिपेयर कराया जा रहा है, ठीक है, ताकि उसकी इफिशियंसी बढ़ सके, तो वो फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाया जाएगा। तो वो क्या करेंगे, उसमें जिसका मतलब जिस पर वो खर्चा किया जा रहा है, जैसे वेजेस पे किया जा रहा है तो वेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, रिपेयर पे किया जा रहा है तो रिपेयर अकाउंट के डेबिट करेंगे। ठीक है, मतलब कि वो अगर रेवेन्यू नेचर का खर्चा है तो फिर रेवेन्यू अकाउंट हम ओपन करेंगे, और अगर कैपिटल नेचर का खर्चा है तो हम क्या करते हैं, कैपिटल नेचर के सारे खर्चे को हम उस असेट्स के कॉस्ट में ऐड कर देते हैं जिस पर्टिकुलर असेट्स पर वो खर्चा किया जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होंगी। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट आपने भी सीखे होंगे, जैसे कि ड्राइंग से रिलेटेड एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ एडिशनल नॉलेज इस वीडियो से आपको जरूर मिला होगा। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो गाइस अगर आप चाहते हो कि आपकी जो DK गोयल की बुक है उसका हम जो क्वेश्चन है सीक्वेंस में देखें, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखा है ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप विजिट करके उस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।